दिनचर्या में कुछ नियमों का पालन करके हम बड़ी-बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं पिछले लगभग 7-8 वर्षों से यही कार्य कर रहा हूँ। लोगों को केवल जीवन शैली के कुछ नियम बताता हूँ और बीमारियां दूर होने लगती हैं। तो आइए इस विषय को हम शुरू करते हैं। ये क्लास लगभग 1 घंटा चलेगी और इतने समय में आपके फोन म्यूट रहेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे क्लास के संबंध में, क्लास के अंत में आपके सभी प्रश्न के उत्तर मैं दूंगा। अगर ये क्लास 1 घंटे की क्लास है जिसमें 7-8 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, अगर ये पूरी क्लास आप ले लेते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कैंसर जैसी बीमारी भी महीने 2 महीने में ठीक हो जाती है। इस क्लासेस में कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जो ठीक ना होती हो, क्योंकि संसार में जितनी बीमारियां हैं सबका कारण हमारी दिनचर्या ही है। तो आइए विषय को आरंभ करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। स्क्रीन पर कुछ चित्र आपको दिखाई देंगे जिनमें कुछ सूत्र भी हैं। जो सूत्र आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है लाल रंग में, ये सूत्र कहता है, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये कहता है कि अगर मनुष्य पथ्य अपथ्य का ध्यान रखकर भोजन करता है, यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है कब नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना है और किसके, कुछ सूत्र भी हैं। जो सूत्र आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है लाल रंग में, ये सूत्र कहता है, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये कहता है कि अगर मनुष्य पथ्य अपथ्य का ध्यान रखकर भोजन करता है, यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है कब नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना है और किसके साथ क्या नहीं खाना, इन नियमों का अगर पालन करता है तो औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से ये समझ लीजिए कि हम बीमार ही केवल इस कारण हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें भोजन कब करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, किस कॉम्बिनेशन में करना है और किस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल नहीं करना। मनुष्य को अपने भोजन के नियम नहीं पता, हम इसीलिए बीमार हैं। तो आइए नियमों को समझ लेते हैं। वो नियम क्या है? हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर परम पिता परमेश्वर से ये जाना कि मनुष्य का शरीर किस तरह से बना है, तो उसका भोजन क्या है और उसकी औषधियां क्या है। तो आइए इन नियमों को ऋषियों के सिद्धांतों से समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सबका आरंभ पेट से होता है। आयुर्वेद में कहते हैं अजीर्ण भोजनम विषम। अगर आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका भोजन पच नहीं रहा है, तो यही बिना पचा हुआ भोजन शरीर में सैकड़ों बीमारियों को पैदा करेगा। आपने भोजन किया और वो पचा नहीं तो होगा क्या? वह भोजन बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, एक ऐसी मेद धातु बनाएगा जो शरीर पचा नहीं पाता, और वो मेद धातु, वो बिगड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, वो बिगड़ी हुई चिकनाई शरीर में जमा हो जाएगी। कभी लीवर में जमा होगी तो लीवर को फैटी करेगी, कभी हार्ट में जमा होगी तो हार्ट के साइज को बड़ा करेगी, कभी ब्लड में जमा होगी तो रक्त को गाढ़ा करेगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और आगे चल के डायबिटीज की समस्याएं आती। यही बिगड़ा हुआ बिना पचा हुआ भोजन गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल बनकर जाएगा तो वहां पर पथरी करेगा, किडनी में पथरी करेगा, ओवरीज में सिस्ट बनाएगा, सर में ट्यूमर बनाएगा, शरीर में गांठें बनाएगा, शरीर में मस्से बनाएगा। यानी कि शरीर में कहीं भी कोई अनवांटेड ग्रोथ अगर हो रही है तो सोचना नहीं है ज्यादा, एक ही कारण है कि आपका डाइजेशन खराब है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो एक गलत आदत और अनेकों बीमारियों को जन्म दे रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मनुष्य को भोजन कब करना है और कब नहीं करना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे गलत आदत जो हमारी है, जिसके कारण शरीर में अजीर्ण की स्थिति बन रही है, जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बन रहा है, और वो है दोपहर को किया गया भोजन, सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन। क्योंकि आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में ये वर्णन नहीं है कि मनुष्य को रात्रि के बाद भोजन करना है
या फिर दोपहर में भोजन करना है। जितनी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की जो ऋषियों के द्वारा लिखी हुई हैं, सब में एक ही सिद्धांत है कि मनुष्य को 2 समय ही भोजन करना है और दोनों समय कौन से होने चाहिए? संध्या काल अर्थात सुबह के समय और सायंकाल, इसी समय भोजन करना है। और इसका एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लीजिए। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को सूर्य की घड़ी से जोड़ा है और आयुर्वेद ये कहता है कि जब मनुष्य जागता है तो उसके शरीर का पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उठता नहीं है तो वायु बड़ी होती है, जिसके कारण हमें सुबह उठते ही मलमूत्र त्याग करने की भावना आती है और जैसे ही मलमूत्र त्याग होता है शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है और ये इस बात का सूचक है कि मनुष्य को अब भोजन करना चाहिए, जल्दी से जल्दी भोजन करना चाहिए। और आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठने के सूर्य उदय के 3 घंटे के भीतर अगर आपने भोजन कर लिया, और वह भोजन कैसा होना चाहिए? भरपेट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद कहता है कि सुबह का भोजन भरपेट होना चाहिए, सुबह का भोजन षड रसों से युक्त होना चाहिए। सुबह के भोजन में खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, कड़वा, नमकीन हर तरह का रस होना चाहिए। 56 भोग का जो विधान आयुर्वेद में दिया हुआ है वह सुबह के भोजन के लिए है, दोपहर और सायंकाल के या रात्रि के भोजन के लिए है ही नहीं। और हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही हल्का फुल्का नाश्ता लिया तो होगा क्या? दोपहर में भरपेट भूख लगेगी और दोपहर में अगर आप भरपेट खाते हैं तो आप बीमार होंगे ही होंगे, क्योंकि जो दोपहर में भोजन करेगा उसे सायंकाल भूख ही नहीं लगेगी, उसे भूख रात्रि के समय लगेगी और रात्रि के समय किया गया भोजन महाविष है। इसीलिए आयुर्वेद में ऋषियों ने सुबह का समय दिया कि 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भरपेट भोजन कर लीजिए। दोपहर में कुछ नहीं खाना। अगर भूख लगती है अत्याधिक, शुरू में ऐसा होता है कि भूख लगेगी, तो दोपहर में एक ही चीज खाई जा सकती है और वह है फल या सैलेड, पर मिक्स करके नहीं खाना, एक बार में एक ही फल या एक बार में एक ही सैलेड। और जब सुबह भोजन करेंगे तो सायंकाल भूख लगेगी ही लगेगी। और सायंकाल के लिए नियम बनाया कि सायंकाल का भोजन हल्का होना चाहिए। शाम के समय सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले भोजन हो जाए, यानी शाम को 5 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं और वह भी आधा पेट, शाम के समय खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खट्टा रस सबसे लंबा समय लेता है पचने में। जो लोग शाम के समय खट्टी चीजें खाते हैं उन्हें एसिडिटी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इन नियमों का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। अब दूध कब पीना है? क्योंकि आयुर्वेद में दूध का भी वर्णन है, सारे ग्रंथों में है। हमारी संस्कृति ही गाय के दूध पर निर्भर है। हाँ, कुछ न्यूट्रिनिस्ट, मॉडर्न डॉक्टर्स कहते हैं दूध नहीं पीना है, तो उन्हें पता ही नहीं दूध का विज्ञान क्या है। तो आयुर्वेद कहता है दूध पीना है, पर दूध पीने का एक ही समय है और वह है रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले। 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एक ही समय है। ये जो दिन में आप दूध पी रहे हैं, दिन में दूध से बनी हुई चाय पी रहे हैं, ये आपके शरीर की वायु को बिगाड़ रही है, पाचन को खराब कर रही है, इम्यूनिटी को डाउन कर रही है। सुबह के समय, दोपहर के समय पिया गया दूध विष के समान है। सुबह और दोपहर के समय छाछ पी सकते हैं, अमृत बन जाता है। और रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले अगर आप दूध पीते हैं तो ये महा अमृत बन जाता है। पर दूध गाय का होना चाहिए, गाय देसी नस्ल की होनी चाहिए। दूध पैकेट वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें मेलामाइन मिला होता है। एक मूवी बन चुकी है बेशकल, साउथ इंडिया वालों ने बनाई है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, यूट्यूब पर देख लीजिए, फ्री में मिल जाएगी। अगर आप भैंस का दूध पीते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। भैंस का दूध आयुर्वेद में निषिद्ध है। भैंस का दूध शरीर की बिगड़ी हुई मेद धातु को बनाता है, जो मोटापा करेगी, फैटी लीवर करेगी और अनेकों बीमारियों को पैदा करेगी। तो देसी नस्ल की गाय का दूध ही पीना है, ये नियम बना लीजिए। और ये दूध भी
महाअमृत बन जाएगा अगर इस दूध को फेंट कर पीना शुरू कर दिया आपने। हम नॉर्मली क्या करते हैं, देसी नस्ल की गाय का दूध लिया, उसमें कुछ मिलाया मीठा और पी गए। ये कार्य नहीं करेगा। दूध तभी अमृत बनता है जब उसे फेंटा जाता है, दंड से आहत किया जाता है। आइए इस वीडियो को सुन लीजिए एक बार। आपने देखा होगा वहां ऐसे ऐसे दूध गर्म करते थे ना, उसको फेंटते थे, झाग उठते थे। उसके पीछे ये विद्या है। आयुर्वेद में लिखा दंड आहत, जिसको डंडे से आहत किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, अर्थात जिसका मंथन किया जाए, वो उसकी बजाय लोग ऐसे जोर से फेंकते थे। तो उससे क्या होगा, दूध के जो घटक हैं, जिन घटकों से दूध बना है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो छोटे छोटे परिवर्तन करने मात्र से ही आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होने लगेंगी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया, कहते हैं दूध पीते हैं तो गैस बनती है। अरे इसलिए बनती है क्योंकि आप फेंटते नहीं हैं। या तो उछाल उछाल कर तोड़ लीजिए 20-25 बार, या फिर ब्लेंडर मशीन आती है जो स्क्रीन पर मैंने इसीलिए दी हुई है कि आप समझ जाएं कि आपको दूध फेंट कर ही पीना है। अंग्रेजों ने भी इसे फेंटे हुए दूध को होमोजेनाइज्ड मिल्क कहकर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी लॉजिक समझ चुके हैं। दही, छाछ, दूध हमेशा फेंट कर ही पीना है, तभी ये अधिक फायदा करते हैं। आइए अब अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूं, यह है बर्तनों के बारे में। आपके घरों में अगर एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, तो याद रखना आपके बच्चे आगे चलकर 30, 40 या 50 साल बाद जाकर उन्हें अल्जाइमर यानी मस्तिष्क की भयंकर बीमारी होने वाली है। उनके भीतर नपुंसकता आने वाली है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होने वाला है, बंद कर दीजिए। और इसी तरह प्लास्टिक और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन यानी नॉन स्टिक बर्तन, इन बर्तनों को घरों से बाहर निकाल दीजिए, ये जहर के समान है, बंद कर दीजिए। तो बर्तन कौन से होने चाहिए? आयुर्वेद कहता है घर में मिट्टी के कुछ बर्तन होने चाहिए, ज्यादा नहीं, 1-2 रख लो। कभी कभी मिट्टी के बर्तन में दाल बना लो या कुछ बना लो। पीतल के बर्तन भी अमृत के समान है, परंतु पीतल के बर्तन में अंदर कलई होनी चाहिए। ये रांगा होता है, जिसे संस्कृत में बंग भी कहते हैं। ये उसी की लेयर लगी हुई होती है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। अगर पीतल के बर्तन में अंदर चमकीली सी शाइनिंग है, सिल्वर कोटिंग जो स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसा है तो ये अमृत के समान है। अन्यथा पीतल के बर्तन में पानी के सिवा कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। लोहे के बर्तन भी महाअमृत हैं, पर शर्त यह है कि लोहे के बर्तन में खाना बना तो सकते हैं, रख नहीं सकते। तो लोहे के बर्तन जब तक गर्म रहते हैं ये खाने को अमृतमय बनाते रहते हैं, पर जैसे ही लोहा ठंडा हो गया, इसमें रखा हुआ खाना विष बनने लगता है। तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छी मात्रा में कीजिए, और उसमें खाना बनाइए। पर जब खाना बन जाए, अब उस लोहे की कढ़ाई को या भगोने को एक तरफ उतार दीजिए और उसमें से भोजन को किसी दूसरे बर्तन में, मिट्टी के, कांच के, स्टील के किसी अन्य बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए। लोहे के बर्तन में खाना बनाकर छोड़ना नहीं है। बस 2-4 नियम है, इनका पालन करते ही आप देखेंगे अनेकों बीमारियां ठीक होने लगती हैं। अगर आप अपने घर में स्टील की प्लेट्स, स्टील के ग्लासेस का प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। कारण क्या है? स्टील एक न्यूट्रल धातु है, आपके शरीर में जाएगी नहीं, जब जाएगी नहीं तो ना लाभ करेगी ना हानि करेगी। तो आयुर्वेद कहता है जाना तो चाहिए, पर क्या? अमृतमय धातु जानी चाहिए, और वो अमृतमय धातु होती है कांसा, ब्रॉन्ज। स्क्रीन पर जो आप बर्तन देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज मेटल है, और आयुर्वेद कहता है ब्रॉन्ज के बर्तनों में भोजन करने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कांसा शरीर में जाता है और ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आजकल इस ब्रॉन्ज के बर्तनों में कुछ मिलावट करके लोग बेच रहे हैं, पीतल की बेच देते हैं कांसा कहकर। पीतल के बर्तन विष के समान है, उसमें सिर्फ पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य कोई चीज नहीं।
ना खट्टी ना नमकीन। और कांसे के बर्तन में सारे तरह के भोजन, सब रसों को सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कांसे में भंग मिला होता है। ये टिन, इसी को भंग कहते हैं, ये टिन मिला होता है और ये क्या करता है, रिएक्शन नहीं करने देता। तो कांसे की थालियों में आप कोई भी भोजन सेफली खा सकते हैं। ये अमृतमय है। स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है सतीश ताम्रकार जी का। ये हमारे गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और मध्य भारत में इनकी अपनी एक फैक्ट्री है। ये कांसा पीतल इन्हीं के बर्तन बनाते हैं। आप अगर हमारा रेफरेंस लेंगे कि हम गुरुकुल की कक्षाओं से नंबर मिला है तो शायद आपको डिस्काउंट देते। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो निष्ठावान व्यक्ति होते हैं वो उचित दाम पहले से ही बता के रखते हैं, तो शायद डिस्काउंट मिल जाए, ले लीजिएगा। पर ये गारंटी है कि यहाँ से जो भी मिलेगा वो भरोसेमंद वस्तु ही आपको मिलेगी। एक नियम और समझ लीजिए, स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दाल और चावल बन रहे हैं, और दाल और चावल बनाते समय जो झाग निकलते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं सफेद रंग के झाग, ये जहर होता है। अन्न में प्राकृतिक रूप से जो कुछ जहर होता है जो उसको पकाते समय निकल कर आता है, और जब हम कुकर में दाल चावल बनाते हैं तो ये झाग हम निकाल ही नहीं पाते बाहर। तो परिणाम क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ता है, गठिया, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, मस्कुलर पेन, नसों के दर्द, हाथ पैर में कंपन, ये इस झाग के कारण होती है। तो पुरानी दादी नानी हमेशा झाग निकालती थी तब भोजन बनाती थी। हमें पता ही नहीं, हम कुकर का सीधा सीधा प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए इन बर्तनों में आप बना लीजिए, परंतु शर्त यह है कि कुछ देर खुले में बनाइए, फिर लिड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कुकर की। आइए तीसरे बिंदु पर ले चलता हूं कि हमें क्या हमारा भोजन होना चाहिए और क्या नहीं हमें बिल्कुल भी खाना है। संसार में हर प्राणी को पता है उसका भोजन क्या है। गाय कभी मांस नहीं खाएगी और शेर कभी घास नहीं खाएगा, और मनुष्य के आगे कुछ भी रख दो, ये घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, ये कुछ भी खा लेता है, ये कॉकरोच, मेंढक कुछ भी खा लेता है, क्योंकि मनुष्य को अपना भोजन नहीं पता। तो मनुष्य को सीखना पड़ता है। मनुष्य की बुद्धि नैमित्तिक है, सीखनी पड़ेगी, इसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, वरना अगर लर्न ना करे तो इसकी बुद्धि ब्लैंक है, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, तो उसे सीखना पड़ता है। तो ये दुष्ट लोगों से ये सीखेगा तो गलत चीज खाना शुरू कर देगा, और ऋषियों के पास बैठेगा, आचार्यों के पास बैठेगा तो लॉजिकली सही चीज जानने को मिलेगी। तो मित्रों लॉजिक से समझ लीजिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री का तापमान इस शरीर का है। तो ऐसा कोई भी भोजन जो 37 डिग्री से अधिक तापमान पर ही डाइजेस्ट होगा, वो अगर आप खा रहे हैं ऐसा भोजन तो शरीर में डाइजेस्ट होगा नहीं, और परिणाम बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल तभी बनता है जब भोजन नहीं पचता। तो पहले कारण बताया था मैंने पहले बिंदु पर, जब भी आप गलत समय पर भोजन करोगे वो पचेगा ही नहीं, रात्रि को भोजन करोगे पचेगा ही नहीं, दोपहर को भोजन करोगे पचेगा ही नहीं, क्योंकि भोजन पचने के लिए 8 घंटे का समय चाहिए और 16 घंटे का विश्राम चाहिए। तो यहां भी वही बिंदु है, कोई ऐसा भोजन जो आप सुबह के समय भी कर रहे हैं पर वो 37 डिग्री पर नहीं पचता, तो होगा क्या, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, लीवर फैटी, हार्ट फैटी, ब्लड प्रेशर हाई, सारी बीमारियां, डायबिटीज, ट्यूमर, कैंसर, सिस्ट, गॉल ब्लैडर में पथरी, हर तरह की बीमारियां आएंगी। तो हमें कौन सा भोजन करना है जो 37 डिग्री पर पच जाए, और ऐसे कौन से भोजन है जो नहीं पचते वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा, पर यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, तब आगे जब मैं वो वस्तुएं आपको दिखाऊंगा तब आपकी समझ में आ जाएगा ये वस्तुएं क्यों नहीं खानी। दूसरा बिंदु समझ लीजिए, हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है और प्रकृति ने धीमे धीमे प्राकृतिक तरीके से शरीर का निर्माण किया। तो इस शरीर में कोई भी ऐसी वस्तु जो अप्राकृतिक हो, जो अप्राकृतिक तरीके से बनी हो, जब भी आप ऐसी चीजें खाएंगे तो शरीर उसे
एलियन प्रोडक्ट मान लेगा, जहर मान लेगा, विष मान लेगा, विदेशी उत्पाद मान लेगा और उसे बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ऐसी चीजें शरीर में न्यूट्रिशन नहीं देती। जैसे उदाहरण दे देता हूं, सफेद चीनी। सफेद चीनी प्राकृतिक नहीं होती, तो जब भी आप खाओगे वो फैक्ट्री में बनती है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बनती। तो ऐसी वस्तु जब भी आप खाओगे, शरीर उसे एलियन प्रोडक्ट समझेगा, शत्रु समझेगा, उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएगा और एक दिन शरीर बीमार हो जाएगा। तो ऐसे अनेकों पदार्थ है जो अप्राकृतिक है, नेचुरल नहीं है और हम रोज खा रहे हैं, जो शरीर को ताकत देने के बजाय शरीर को बीमार कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जो हमारे शरीर की प्राकृतिक कार्य प्रणाली को डिसरप्ट कर रहे हैं, हमारे हार्मोन्स को बेकार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऐसा भोजन शरीर में अनेकों बीमारियों को बढ़ाता है। तो आइए अब आपकी रसोई में ले चलता हूं। सबसे पहले एक वस्तु जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बदल लीजिए। 4 मुख्य बीमारियां ऐसी हैं जो आपके घटिया नमक के कारण आपके जीवन में है। शायद किसी ने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना हो, तो वो 15-20 साल पहले ये कहकर गए हैं कि जब तक सफेद नमक खाना बंद नहीं करोगे, तब तक नपुंसकता खत्म नहीं होने वाली। आज भारत में हर चौथा व्यक्ति नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है, हर तीसरा व्यक्ति थायराइड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये गलत नमक के कारण हो रहा है। सफेद नमक जहर है, सफेद सेंधा नमक जहर है। सेंधा नमक भी तभी अमृत है जब वो लाल रंग का हो, गाढ़ा गुलाबी रंग का हो, क्योंकि सफेद सेंधा नमक ईरान से आता है। इसकी गूगल पे डाल के चेक कर लेना, ईरानी रॉक सॉल्ट हैवी मेटल्स, ये घटिया क्वालिटी का नमक है जो ईरान से आता है। सेंधा नमक का ठप्पा लगकर और ये हमारे शरीर में बीमारियां कर रहा है। इसी सफेद सेंधा नमक से अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं और समुद्री नमक, जिसे आप टाटा का नमक के नाम से, अंकुर नमक, आशीर्वाद नमक, न जाने किस किस ब्रांड से बिकता है, बंद कर दीजिए। हड्डियां खोखली हो रही हैं, नपुंसकता बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रही है और कैंसर बढ़ रहा है। तो गाढ़ा गुलाबी नमक, सेंधा नमक प्रयोग करना शुरू कीजिए, जो शायद आसानी से आपके शहर में नहीं मिलेगा। मैं पिछले कई वर्षों से इस पर शोध कर रहा हूँ। बहुत कम मिलता है क्योंकि महंगा होता है। कुछ कंपनी तो इसे 400-400 रुपए किलो तक बेच रही है। जिसे नॉलेज है वो खरीद रहा है। 150 से कम तो कभी मिल ही नहीं सकता। ये जो 70, 80, 90 रुपए किलो आप नमक खा रहे हैं, ये सफेद रंग का नमक, हल्का गुलाबी, ये जहर है, बंद कर दीजिए। चीनी के बारे में बता चुका हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सफेद चीनी जहर है, पर लाल मीठा अमृत है। तो गुड़ खाइए, खांड खाइए, लाल बूरा खाइए, लाल मिश्री खाइए। सफेद मिश्री जहर है, ये याद रखिए, वो चीनी से बनती है। तो मीठे में जो लालिमा है, ये ही भोजन को पचाने का काम करती है। खुद मीठा इसी के कारण पचता है। तो सफेद मीठा खाएंगे, पचेगा नहीं, और जो चीज पचेगी नहीं वो क्या करेगी, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, शरीर में जहर पैदा करेगी। शुगर फ्री टैबलेट्स बहुत लोग खा रहे होंगे जरूर, ये सोचकर कि शुगर नहीं होगी। हाँ, शुगर नहीं होगी 10 साल, पर 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि लीवर और किडनी डाउन हो चुकी है, खत्म। और लीवर और किडनी जिसकी खत्म, उसे डायबिटीज भी होगी उसके बाद। बंद कर दीजिए, शुगर फ्री कोई चीज नहीं खानी। दुख तो ये होता है कि विदेशी कंपनी अगर बेच रही है जहर तो समझ में आता है, पर अपने आप को देशभक्त कहने वाले बाबा भी शुगर फ्री चीजें बेच रहे हैं। जानते हैं लोग मरेंगे, फिर भी लाभ के लिए बेच रहे हैं। बंद कर दीजिए। अब स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये तेलों के बारे में है। तो मित्रों, अगर आप रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड तेल, सनफ्लावर का तेल, सूरजमुखी का, राइस ब्रैन, सोयाबीन या पाम ऑयल खा रहे हैं, तो याद रखना ज्वाइंट्स पेन बढ़ते ही चले जाएंगे। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे घुटनों में जो चिकनाहट होती है, ये चिकनाहट
तेल के कारण ही बनी रहती है शरीर में, और जो तेल आप खा रहे हैं ये चिकनाहट बनाएंगे ही नहीं। तो वो क्या बनाएंगे? घटिया क्वालिटी की मेद धातु, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर को बीमार करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर को स्वास्थ्य देता है। तो शुद्ध तेल शुद्ध कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, और बैड तेल, घटिया क्वालिटी के तेल बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। बस ये लॉजिक समझ लीजिए। अगर किसी के भी शरीर में बरसों पुराने दर्द हैं, नसों के या मांसपेशियों के या जॉइंट्स के, तो सबसे पहले तेल बदल लीजिए, 3 महीने में आराम मिल जाएगा। तेल बदलते ही पीली सरसों का तेल खाएंगे, काली का नहीं। नारियल का तेल खाएंगे, पर कौन सा? वर्जिन कोकोनट ऑयल। मूंगफली का तेल लेंगे, सिसमे यानी कि तिल का तेल खाएंगे। अलसी का तेल भी सेवन कर सकते हैं, बादाम का तेल भी सेवन कर सकते हैं। तो ये आप कीजिए। एक मूवी है यजमाना, स्क्रीन पर फोटो दिया हुआ है, यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी। तेलों में कितने स्कैम चल रहे हैं यहाँ इस मूवी में दिखाया गया है, इसे देखिए, आंखें खोलिए। पर तेल का भी एक नियम है, शुद्ध तेल अगर आपको मिल भी जाए तो याद रखना वो तेल लकड़ी की मशीन से निकला हुआ होना चाहिए। लोहे की मशीन से निकला हुआ तेल जहर होता है, ये आयुर्वेद कहता है। जो मैंने तेल बताया था उसमें सबसे खतरनाक जो तेल था वो था पाम ऑयल, और पाम ऑयल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पतंजलि। पर पतंजलि में जो बाबा रामदेव हैं बड़े दयालु हैं, वो पाम ऑयल बनाते तो हैं, उन्हें पता है ये जहर है, बनाते तो है, पर बेचते नहीं है डायरेक्ट। उनके किसी भी स्टोर पे आपको पाम ऑयल नहीं बिकेगा। तो धन्यवाद कीजिए बाबा रामदेव का कि वो जहर बेचते नहीं है। तो फिर बनाते क्यों है, करते क्या है इसका? तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि पाम ऑयल बड़े सस्ते होते हैं, दूसरे तेलों को सस्ता करने के लिए पाम ऑयल इन तेलों में मिलाकर बेचा जाता है। 20%, 50%, 80% तक पाम ऑयल मिलाकर बेचा जा रहा है। तो जो जो कंपनी पाम ऑयल बनाती हैं वो इस तरह से बेच रही हैं, डायरेक्ट नहीं बेच रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं डायरेक्ट बेचेंगे तो लोग मर जाएंगे। तो मिलाकर बेचने से लोग मरेंगे तो जरूर, पर 5 या 10 या 20 साल बाद। और आपके बच्चे जो कुरकुरे, चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, बाजार के स्नैक्स खाते हैं, सब पाम ऑयल में ही बनते हैं। बंद कर दीजिए, वरना आपके छोटे बच्चे युवा होते होते लीवर की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। लीवर खराब हो जाता है घटिया तेल खाने से। बंद कर दीजिए। जॉइंट्स पेन तो होंगे ही होंगे, सबसे पहले लीवर डाउन हो जाएगा, इसलिए घटिया तेलों का प्रयोग बंद कर दीजिए। स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ये आटे के संबंध में है। तो मित्रों, मीटिंग में जितने भी सज्जन जुड़े हुए हैं जिन्हें पेट की समस्याएं रहती हैं, पेट साफ नहीं होता, आंतें ड्राई हो गई हैं, चिपकने लगी हैं, सिकुड़ने लगी हैं, मल पास नहीं होता, इसका कारण है गेहूं का आटा। आयुर्वेद में गेहूं आटे के रूप में निषिद्ध है। बंद कर दीजिए। आयुर्वेद कहता है गेहूं अमृत है सूजी के रूप में, गेहूं अमृत है दलिए के रूप में, पर आटे के रूप में जहर है, मैदा के रूप में जहर है। तो गेहूं का आटा बंद कर दीजिए, गेहूं बंद मत करना। गेहूं सूजी के रूप में खाते रहो, दलिए के रूप में खाते रहो, पर आटे के रूप में बंद कर दो। तो आटे के रूप में ज्वार, बाजरा, रागी, मंडवा, चावल का आटा, चने का आटा, ये सारी चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। अगर ये आप यूज करते हैं तो यकीन मानिए जिसका पेट खराब है उसे समय तो लगेगा, पर हाँ 4 से 5 महीने में उसे समझ में आने लगेगा कि उसका पेट अब ठीक होता चला जा रहा है। तो गेहूं का आटा ही आंतों को सबसे अधिक ड्राइनेस देता है। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है चाय, कॉफी और चॉकलेट। तो मित्रों याद रखना ये तीनों ही जहर है, इसलिए भारत में इन्हें कभी उगाया ही नहीं गया, विदेशी फसल है। भारत के ऋषि जानते थे इनके बारे में, पर ये विदेशी फसलें से उगाया ही नहीं गया। तो ये करती क्या है, जैसे ये तीनों चीज आप सेवन करते हैं हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स सडनली बढ़ जाते हैं, डोपामिन और एंडोर्फिन। और ये क्या करते हैं, इसे साइंटिस्ट कहते हैं ये कामुकता, वासना बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं।
और हमारे बच्चे बचपन से चाय, कॉफी और चॉकलेट में पले बढ़े हैं, आज भी पी रहे हैं बच्चे छोटे। यहाँ तक कि माताएं गर्भवती होती हैं तो भी चाय, कॉफी और चॉकलेट लगातार खा रही हैं। और दुख की बात, डॉक्टर कह रहे हैं खुश होने के लिए चॉकलेट, कॉफी और चाय पीती रहो गर्भवती महिलाएं। अच्छा, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये हो रहा है कि वो जो बालक गर्भ में बन रहा है छोटा सा, बचपन से उसका डोपामिन और एंडोर्फिन हाई है, यानी कामुकता बहुत बढ़ी हुई है। और ऐसे बच्चे बड़े होकर रेप करते हैं, क्राइम करते हैं, और लड़कियां होती हैं तो लव जिहाद का शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि अधिक कामुकता में जीने वाले बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो चाय का सेवन बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ना पिए तो आपको भी छोड़नी पड़ेगी चाय, कॉफी और चॉकलेट। और इसमें सबसे खतरनाक है चाय, बंद कर दीजिए। चाय का एक दुष्प्रभाव और समझ लीजिए, अगर आप चाय रेगुलर पीते हैं तो आयुर्वेद कहता संजीवनी बूटी भी दे दी जाए तो भी काम नहीं करेगी आपकी बीमारियों में, क्योंकि चाय शरीर के न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जो लोग चाय पीते हैं उन्हें विटामिन B12 की कमी रहेगी, उन्हें कैल्शियम की कमी रहेगी, उन्हें आयरन की कमी रहेगी, उनके शरीर में हर न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। चाय छोड़ लीजिए, परिणाम 3 से 4 महीने में देख लीजिए। स्क्रीन पर कुछ केमिकल्स हैं जो अनजाने में हम खा रहे हैं, जैसे अजीनोमोटो। अगर आप होटल में खाते हैं तो अजीनोमोटो जाहिदा है। अगर आप डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, पैकेट बंद चीजें खा रहे हैं तो अजीनोमोटो शरीर में जा रहा है। मैगी नामक कंपनी ने तो मैगी मसाला बना दिया जो अजीनोमोटो जिसमें मिलाया हुआ है, और टीवी पर ऐड आता है मैजिक मसाला के नाम से। तो मित्रों, अगर आप ये अजीनोमोटो मैजिक मसाला खा रहे हैं तो नपुंसकता आ रही है, ये नपुंसकता बना रहा है शरीर में, बंद कर दीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, बांझपन बढ़ा रहा है, हिजड़े बना रहा है हमारे युवाओं को, नपुंसकता की ओर जा रहे हैं हमारे युवा, बंद कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आप सुबह सुबह अगर टूथपेस्ट करा रहे हैं तो आंतों का कैंसर सबसे अधिक हो रहा है इस देश में, क्योंकि टूथपेस्ट में जो झाग बनते हैं वो डिटर्जेंट के कारण होता है, और वो शरीर में जाते ही आंतों का कैंसर बना रहा। बंद कर दीजिए। दंत मंजन कोई भी आयुर्वेदिक जिसमें केमिकल ना, उससे दांत साफ करने की परंपरा घर में फिर से लेकर आई। स्क्रीन पर इस समय जो चित्र आपको दिख रहे हैं ये वो चीजें हैं जो पेट के तापमान पर नहीं पचती। ये हैं वो चीजें जो आपकी रसोई में नहीं होनी चाहिए। सफेद चीनी, भैंस का दूध, डालडा रिफाइंड, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड पचती नहीं है, आंतों में चिपक जाती है। और एक प्रकृति का तत्व है जिसे कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन भी शरीर के तापमान पर नहीं पचता। राजीव दीक्षित जी ने इसे विष कहा है। भारत में कभी उगाया नहीं जाता था, अंग्रेजों ने उगाना शुरू किया। सोयाबीन 37 डिग्री पर नहीं पचता, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि सोयाबीन खाने से ताकत आएगी तो ताकत तो तब आएगी जब पचेगा। ये पचता ही नहीं है, ये टॉयलेट में ऐसे ही बाहर निकल जाता है, और जो शरीर में थोड़ा बहुत रहता है वो क्या करेगा, शरीर में जमा हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में। इसलिए याद रखना, जो लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं हमारा लीवर फैटी है, हमारी किडनी फेल हो रही है, तो सबसे पहले मैं उनका ये सोयाबीन छुड़ाता हूँ। सोयाबीन वो चीज है जो युवाओं की किडनी और लीवर भी फेल कर देता है, बंद कर दीजिए। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट, ये जितनी हेल्थ ड्रिंक है चाहे वो पतंजलि की क्यों ना हो, सब में सोया प्रोटीन ही लिखा हुआ होता है, पढ़ के देख लीजिए इनके पीछे। अंडा और मांस, इसमें ये भी 37 डिग्री पर नहीं पचते, इसलिए जो लोग अंडा और मांस खाते हैं उन्हें हार्ट की समस्याएं सबसे अधिक होती हैं, उन्हें भी लीवर की समस्याएं सबसे अधिक होती हैं। और अगर आप बाजार की मिठाइयां खाते हैं तो बाजार की मिठाइयां चीनी में बनी होंगी, जो मावा होगा वो नकली होगा, उसमें खुशबू के लिए एसेंस डाले जाते
जाते हैं, जो केमिकल्स हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। कई मिठाइयां तो ऐसी हैं जो 6-6 महीने पुरानी आप खाते हैं। बीकानो के डब्बे, हल्दीराम के डब्बे, ये सारी मिठाइयां बाजार की प्रिजर्वेटिव्स है, इनमें इतना सा भी न्यूट्रिशन नहीं होता। तो बाजार की मिठाइयां बंद करके घर की मिठाइयां खाने शुरू कीजिए, स्क्रीन की चीजों को आप फॉलो कीजिए, अनेकों बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी, ये गारंटी देता हूं, करके देखिए। और नेस्ले कंपनी ऐसी है जिसका बहिष्कार करना हर सनातन धर्मी का कर्तव्य है। ये केवल संसार को मारने के लिए प्रोडक्ट बनाती है, इसके प्रोडक्ट्स में कोई हेल्थ नहीं होती। अगर मीटिंग में कोई ऐसे सदस्य बैठे हैं जिनके हाथों पैरों में इस तरह से कंपन होने लगी है, तो याद रखना ये बासी भोजन के कारण, सबसे बड़ा कारण है बासी भोजन। जो लोग लंच बॉक्स ले जाते हैं ऑफिस में, दुकानों में, और ठंडा होकर खाते हैं और फिर ठंडा करने के बाद गर्म भी करते हैं, कैंसर भी बनेगा और पैरालिसिस भी होगा, पार्किंसन नामक बीमारी भी आएगी। बंद कर दीजिए। अब जो स्क्रीन पर बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, यह है विरुद्ध आहार। एक ऐसा भोजन जो गलत कॉम्बिनेशन में अगर आपने खाया तो वो शरीर के विरुद्ध काम करता है। और याद रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक बीमारी ऐसी है संसार में जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं, अरे इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। उनसे पूछो डॉक्टर साहब कारण तो बता दो, क्यों आई ये बीमारी? वो कहते हैं कारण भी नहीं पता। डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगी? वो कहते हैं ठीक होने का भी नहीं पता। फिर करें क्या? वो कहते हैं भाई इसके साथ तो जिंदगी भर ऐसे ही जीना है। और इस बीमारी का नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पता ही नहीं संसार में होता क्या, केवल आयुर्वेद का व्यक्ति बता सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है आप वो भोजन कर रहे हो जो आपके शरीर के लिए नहीं बना, आप उस कॉम्बिनेशन में कर रहे हो जो शरीर को बीमार कर रहा है। याद रखना मित्रों, जब हम राइट कॉम्बिनेशन में भोजन करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और वो इम्यूनिटी शरीर को शक्ति देती है। और वहीं अगर कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो होगा क्या? इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो आप छोटी सी भी गलत चीज अगर अपने शरीर के साथ करोगे तो शरीर वो बहुत अधिक बीमार हो जाएगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी आपके शरीर के विरुद्ध ही कार्य करने लगेगी। ऐसे व्यक्ति का लीवर भी डाउन, किडनी भी डाउन, हार्ट भी कमजोर, पेट भी कमजोर, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो मित्रों, विरुद्ध आहार कभी नहीं खाना। और उसमें क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दूध से बनी हुई वस्तुओं के साथ नमक का सेवन नहीं करना। याद रखना, दूध अगर आप ले रहे हैं, चाय तो पीनी नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति समझाने के बाद भी कहता है भाई मुझे तो मरना ही है तो पी लो चाय। और उस चाय के साथ पराठे नहीं खाना, खाना खाने के बाद चाय नहीं पीना, चाय के साथ नमकीन नहीं खाना, दूध के साथ नमक से बनी हुई कोई चीज नहीं खानी। और हम रोज खा रहे हैं, आलसी माताएं अपने बच्चों को रोज मियोनीज बना बना कर खिला रही हैं, बाजार से खरीदती है मियोनीज, ब्रेड पर लगाई, सब्जी मिलाई और दे दी, सोचती है कितना पौष्टिक खाना है। मेरा बच्चा तो हरी सब्जियां खा रहा है, पर वो हरी सब्जियों के साथ जहर भी खा रहा है। तो मियोनीज बंद कर दीजिए, दूध के साथ नमकीन चीजें बंद कर दीजिए। जो लोग रात को खाना खाते हैं 8 बजे और दूध पी लेते हैं 9 बजे, उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, क्योंकि 1 घंटे तक तो पेट में खाना रहता ही है, ऊपर से पी लिया दूध, तो भोजन में जो नमक है दूध के साथ मिलकर शरीर की इम्यूनिटी खराब कर देगा। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं शाम का खाना सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और दूध का सेवन सोने से 1 घंटा पहले, यानी बीच में 3 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। कभी भी घी में शहद मिलाकर नहीं खाना है, किसी तीसरी चीज में दोनों को मिला लीजिए तो चल जाएगा, आपस में नहीं मिलाना। इसी तरह दही में घी मिलाकर नहीं खाना है, किसी तीसरी चीज में मिला लीजिए या कोई तीसरी चीज इसमें मिला लीजिए तो भी चल जाएगा। इसी तरह
भिंडी की सब्जी, अरबी की सब्जी जो कफ बनाती है उनके साथ दही नहीं खानी है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद कभी दही नहीं खानी, अन्यथा विरुद्ध हो जाएगा। कभी भी मिक्स फ्रूट्स नहीं खाने। फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा है, पर मिक्स करके खाएंगे, एक फल के साथ दूसरा मिलाकर खाएंगे तो शरीर के विरुद्ध काम करेगा। ये नियम है। यही नियम सैलेड पर भी लागू होता है। अगर खीरा खा रहे हैं, कुकुम्बर खा रहे हैं तो वही खाना है, टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर खाना है। सैलेड या फ्रूट्स एक बार में एक ही तरह का खाना है। और एक नियम हो रहा है विरुद्ध आहार में, सीजनल फल और सब्जियां खानी। अभी मई और जून की गर्मियां चल रही हैं और ऐसे में लोग जानते हो क्या खा रहे हैं? अभी अभी मैं एक आश्रम में गया हरिद्वार में, तो पता चला आज वहां पर पालक पनीर बना हुआ है। बूढ़े खा रहे हैं, संत खा रहे हैं, साधु खा रहे हैं। ये साधु हैं कि स्वादु हैं, कुछ भी खा लेते हैं स्वाद के लिए। पालक का सीजन ही नहीं है, मटर का सीजन ही नहीं है, गाजर का सीजन ही नहीं है, गोभी का सीजन ही नहीं है, खा रहे हैं सब। तो मित्रों, सीजनल सब्जियां, सीजनल फलों को खाना है, अन्यथा वो शरीर के विरुद्ध काम करेगा। और सीजन का पता कैसे चलेगा? जब भी नवरात्रे आए, जब भी छठ पूजा आए, समझ लो सीजन बदल रहा है। छठ पूजा 2 बार आती है, नवरात्रि 2 बार आते हैं, और हर बार छठ पूजा नवरात्रि या तो आस पास ही आते हैं, सप्ताह 10 दिन का अंतर होता है। तो मार्च में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, तो जब भी आए समझ लो अब भोजन बदलना है। अब अक्टूबर में आने वाले हैं, तो जब अक्टूबर में आएगा उसके बाद से ही मूंगफली खानी है, तिल खाना है, पहले से नहीं खाना है। उसी के बाद से उड़द की दाल खानी है, और हम अभी खानी शुरू कर। अभी भी खा रहे हैं लोग, दाल मखनी खा रहे हैं। शादियों में जाओ, खूब दबा के दाल मखनी खाई जा रही है, उड़द की दाल की इमरतियां खाई जा रही हैं। तो बंद कर दीजिए, अन्यथा शरीर के विरुद्ध ही कार्य हो जाएगा सारा का सारा। स्क्रीन पर आपको मसालों की जानकारी दिख रही है। तो मित्रों, मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए होते हैं। तो एक नियम समझ लीजिए मसालों का। आप एक नियम समझ लीजिए, जब भी आप हैवी चीज बनाएं, जैसे पनीर, जैसे छोले, राजमा, उड़द, जो भी हैवी चीजें, सर्दियों की हर एक सब्जी हैवी होती है, तो इन भारी चीजों में हमेशा चुटकी भर मेथी और कलौंजी जरूर डालें। ये क्या करती है? भोजन को सुपाच्य बनाती हैं, गैस नहीं बनने देती, वायु को नियंत्रित करती हैं, नियम है। इसी तरह जब भी आप खट्टी चीजें खाएंगे या फिर ऐसी चीजें जो लसलसी होती हैं, जैसे अरबी, जिमीकंद, जैकफ्रूट, इस तरह की चीजें, कटहल जिसे कहते हैं, ये हमेशा अजवाइन डालकर ही बनाया जाता है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाती हैं चीजें। अजवाइन कफ को नियंत्रित करता है। इसी तरह सर्दियों में गरम मसाला खाते हैं, गर्मियों के लिए ठंडा मसाला होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इलायची, धनिया, जीरा और सौंफ, ये 4 ठंडे मसाले हैं। तो अभी गर्मियां चल रही हैं, ये 4 मसालों का सेवन अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। भोजन में इन 4 मसालों को डालना शुरू कीजिए। गर्मियां गरम मसाला बंद कर दीजिए, गरम मसाला सर्दियों में। अभी ठंडे मसालों का सेवन कीजिए। और लाल मिर्च भूल से भी नहीं खानी, किसी भी व्यक्ति को, ना महिला को, ना पुरुष को, ना स्वस्थ को, ना बीमार को। लाल मिर्च भारत के ग्रंथों में निषिद्ध है। हरी मिर्च अमृत है, खा सकते हैं कम मात्रा में। महिलाओं के लिए तो हरी मिर्च महाअमृत है, हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। महिलाएं हरी मिर्च खाकर खुश रहती हैं, पर वो क्या कर रही हैं आजकल? लाल मिर्च खा रही हैं। तो उससे क्या है? विरुद्ध जा रहा है शरीर के। तो लाल मिर्च छोड़ दीजिए किसी भी रूप में, और हरी मिर्च का सेवन आरंभ कीजिए। खड़े होकर भोजन नहीं करना भूल से भी, क्या होगा अन्यथा? धीरे धीरे हर्निया या अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो खाना, भोजन, पानी
दूध कुछ भी बैठकर ही सेवन करना है। स्क्रीन पर जो चीजें आपको दिख रही हैं इसे हम कहते हैं सुपर फूड यानी दिव्य भोजन। आयुर्वेद में इसे दिव्य कहा, वेदों तक में वर्णन है इनका। सबसे पहला है शुद्ध देसी घी। आपने देखा होगा आर्य समाजी घी अग्नि में डालते हैं, उनसे पूछो क्यों डालते हैं तो कहेंगे इससे वातावरण शुद्ध होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में दिया हुआ है। घी वास्तव में वातावरण को शुद्ध करता है, पर शर्त क्या है, घी के साथ अग्नि का मिलन होना चाहिए। पेट में एक अग्नि जलती है जब हम भूख लगती है, उसे कहते हैं जठरा अग्नि, ये आग है। और आयुर्वेद कहता है जब आप भूखे और खाना खाने जा रहे हो तो पहले घी का सेवन कर लो, 1 चम्मच या 2 चम्मच। ये वो जो भोजन है जिसे आप खाने जा रहे हो उसमें घी मिला दो। और जब आप भोजन करोगे घी मिला हुआ भोजन तो याद रखना शुद्ध घी की बात करना हो, मैं नकली घी की नहीं। मैं नहीं जानता आप कौन सा घी खरीदते हो, पर हाँ अगर आप 500-600 रुपए किलो का ये घी खरीदते हो जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, श्री श्री पतंजलि ऑर्गेनिक इंडिया कंट्री डिलाइट हटसन, जो 1500 रुपए वाला घी है, ये शुद्ध जहर है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मलाई से बना है, क्रीम से बना है, ये जर्सी गाय के दूध से बना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देसी गाय के दूध को भिगोकर दही, देसी गाय के दूध को जमा कर दही बनाई जाती है, दही को भिगोकर मक्खन और मक्खन को तपाकर जो घी बनता है। ये अगर भोजन के द्वारा आपके शरीर में चला गया तो याद रखो दुनिया में कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। पहले लोग दबाकर घी खाते थे नहीं, पीते थे, इसलिए कभी बीमारी नहीं थी। घी हमारी आंतों को चिकना बनाकर रखता है, घी हमारी नसों को चिकना बनाकर रखता है, घी हमारे मस्तिष्क को चिकनापन देता है। घी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेंट्स, यानी जो हम भोजन कर रहे हैं उससे न्यूट्रिशन को अब शरीर में एब्जॉर्ब कराने के लिए घी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। दिल्ली की एक डॉक्टर है, डॉक्टर शिखा शर्मा, स्क्रीन पर मैंने उनका न्यूज लेटर की कटिंग लगाई हुई है। वो कहती है मेरे पास जितने भी लोग आते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के, मैंने एक ही नियम बताती हूँ कि दूध पियो तो घी डालकर, दाल खाओ तो घी डालकर, अन्न कभी रूखा नहीं खाना चाहिए, घी डालकर ही दाल खानी चाहिए, ये नियम है। और खाली पेट अगर आप घी पी लेते हो रात में या सुबह सुबह गुनगुने पानी में या गर्म दूध में, तो याद रखना आप महा अमृत का सेवन कर रहे हो। ऐसे लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते। इसी तरह लाल मिश्री जो खांड से बनती है, लाल खांड से, इसमें दुनिया के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करना आरंभ कर दीजिए। ये परंपराएं थी हमारी, घर में तो भूल गए हम सौंफ मिश्री खाना। हाँ आज भी होटल जाएंगे तो चुरा चुरा कर ले आते हैं मिश्री, सॉरी सौंफ। तो घर में डाइनिंग टेबल पर सौंफ और मिश्री रखिए और घर के सभी बच्चों से, घर के लोगों से ये कम्युनिकेट कीजिए कि खाना तभी खाया हुआ माना जाएगा जब अंत सौंफ और मिश्री से होगा। और मिश्री लाल होनी चाहिए जैसा स्क्रीन पर दिख रही है, सफेद मिश्री जहर है। इसी तरह नारियल, थोड़ी मात्रा में नारियल पका हुआ, इसकी डिश बना दीजिए, हलवे में डाल दीजिए, मिठाइयों के द्वारा खा लीजिए, पर थोड़ी मात्रा में कोकोनट शरीर में जाना चाहिए। और सब्जियों का राजा होता है कद्दू, पंपकिन, ऐश कार्ड। 50-50 साल पुराने कद्दू मैंने देखे हैं, खराबी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन को बढ़ने नहीं देते। तो कद्दू की सब्जी अगर आप 7 दिन में एक बार खाते हैं तो पेट के इंफेक्शंस नहीं होंगे। इसी तरह शुद्ध शहद पैदा हुए बच्चे को खिलाया जाता था ताकि उसकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़े। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे भी है उसके लिए शहद अमृत है, शुरू कर दीजिए। और दुनिया में हर व्यक्ति किसी भी आयु का हो, महिला हो या पुरुष हो, शहद का सेवन शुरू कर दीजिए, बस शहद शुद्ध हो। ये बाजार के जो शहद है ये शुद्ध नहीं होते हैं, सब शहद फेल हो चुके हैं, गवर्नमेंट की लैब में बंद कर दीजिए।
जौ का आटा सारे आटों में सबसे ऊपर है, राजा है, तो जौ को अपनी डाइट में सम्मिलित कीजिए। गुरुकुल में हमारी आचार्य है आचार्य अर्चना जी, जो योग और प्राणायाम करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अगर आप रेगुलर हल्के हल्के व्यायाम, सांसों को नियंत्रित करने वाले व्यायाम और सांसों को नियंत्रित करते हुए सांसें रोककर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो विरुद्ध अन्न भी पचने लगता है। तो अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो व्यायाम और ऋषि पतंजलि के द्वारा बताए गए प्राणायाम, याद रखना प्राणायाम में कपालभाति करने को नहीं कह रहा हूं। अगर आप अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं तो आप अपने शरीर को और अधिक बीमार कर रहे हैं। ऋषि पतंजलि ने जिन 4 प्राणायाम की बात की है उनमें कपालभाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका है ही नहीं। वो कौन से हैं प्राणायाम? इसे सीखने के लिए हमारी अष्टांग योग की क्लासेस से जुड़िए, जो जल्दी ही 3 दिन की क्लासेस हमारी होने वाली है। इनकी सूचना आपको बहुत जल्दी मिलेगी। इन क्लासेस से जुड़िए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, सबसे पहला मेरा नंबर है। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो जो सज्जन आज ना पूछ पाए वो कल पूछ लीजिएगा। अब मैं आप से अपने प्रश्न के उत्तर ले सकते हैं।